जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। हेलो भाई, हेलो। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का सेशन की अगर हम बात करें तो ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो सेशन है ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हाइट एंड डिस्टेंस की जो है वो आखिरी क्लास होगी। उस आखिरी क्लास में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जितने भी टफ क्वेश्चंस हो गए, हम उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ ना, इनका प्री से कोई वास्ता नहीं है। इनका अगर वास्ता है तो मेंस का है। तो जितने बच्चे CHSL MTS या जितने भी छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, उनके लिए वीडियो कोई काम की नहीं है। लेकिन जितने बच्चे CGL के मेंस के लिए या फिर स्टैंडर्ड लेवल के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पिछले वाले क्लास में। तो पिछले वाले क्लास में मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईच वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, और आपका आंसर मैंने टिक करवाया था ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल सही है, इसी तरीके से होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि बाद में मैं जाकर एक बार वेरीफाई कर लूँगा कि क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कोने से जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही होगा, इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने है और हमें यहाँ से 73 से आगे बढ़ना है और 73 से आगे देखना है। सर क्लास कब लाइव होता है पता ही नहीं चलता। शशि कुमार जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है, कि एप्लीकेशन पर जब जिस समय क्लासेस लाइव होनी होती हैं वो दिखा देता है। आपकी क्लास 11:30 बजे की थी, किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसको 11:45 किया गया, तो बाकायदा 11:45 दिखाता है, तभी बाकी बच्चे क्लास में लाइव आ पाते हैं। अगर नहीं शो करता तो वो कैसे आते हैं, नहीं आ पाते ना, तो इसीलिए क्लासेस को शो करता है। अब वो आप चेक नहीं करते हैं तो बच्चे इसमें आपकी फॉल्ट है, किसी और की फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। सर PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है फाइल में। देखिए, PDF में दो तरह के ऑप्शन आएंगे, एक आपके राइट साइड में ऑप्शन आएगा, एक आपके लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा। अगर आप राइट साइड वाले में डाउनलोड करोगे ना तो वो आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड होगा, और अगर आप लेफ्ट साइड वाले में डाउनलोड करोगे ना तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। ठीक है, तो दो डाउनलोड के ऑप्शन हमने दे दिए हैं। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो राइट वाले डाउनलोड पर क्लिक करें। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट में, देखो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ लाइव डेमो आपको अपने मोबाइल में। जैसे मान लीजिए कि ये बैच हो गया XYZ, कोई भी मैं एक बैच ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अपनी ही मैथ्स की कोई भी एक बैच दिखा दे रहा हूँ। ये भी बच्चों को एक बड़ी विकट समस्या आ रही है, सर डाउनलोड नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए कि मैं गया यहाँ पर PDF में गया, मैं गौर से देखिएगा, ये जब मैं कोई भी PDF ओपन करता हूँ ना एप्लीकेशन में तो ऐसे ओपन होता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3 फंक्शंस आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट में आ रहा है, ये राइट में आ रहा है, ये टॉप में आ रहा है। इसको करने से क्या होता है कि ओरिएंटेशन बदल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये PDF मेरे एप्लीकेशन में डाउनलोड होगी। देखो मेरे एप्लीकेशन में डाउनलोड होना शुरू हो गई है। और अगर मैं इसी PDF को यहाँ पर है ना, देखो अपने लेफ्ट साइड में इस पर डाउनलोड करूंगा तो ये PDF मेरे फाइल में जो है ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो देखो यहाँ ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया डाउनलोड मैनेजर करके। तो ये चीज़ ध्यान रखा करो। साथ में ये भी है ना कि आपने फाइल का एक्सेस दे रखा है कि नहीं दे रखा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक लेफ्ट में आएगा, एक राइट में आएगा, आपको लेफ्ट वाले पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक, चलिए आ जाइए। अब यहाँ से आज के वीडियो में हम सारे महत्वपूर्ण सवालों को खत्म करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनको हम खत्म करेंगे। सुमित कुमार शर्मा कहते हैं सर 15 डिग्री के क्वेश्चन कराइए, एग्जाम में आया था। अरे सुमित कुमार शर्मा जी, एक बात बताइए, 15 डिग्री का हम आपको जो है रेशियो नहीं बताए हैं क्या? जो आप हमसे 15 डिग्री का पूछ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब हमने आपको पढ़ाया है तो 15 डिग्री का रेशियो बताया है कि नहीं बताया है? बताओ। अब 15 डिग्री के ऊपर मान लो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, मान लो, मैं मानता हूं कि ये पोल जो है इसकी हाइट जो है वो 400 मीटर है। उसके बाद यहाँ जब कोई व्यक्ति इस पोल को देख रहा है, ठीक है, तो ये पोल को जब ये व्यक्ति देख रहा है तो ये 15 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताओ इसकी दूरी कितनी है? अब 15 डिग्री में एक बात बताओ, 1000 बार बता रखे हैं कि 15 डिग्री के सामने कितना होता है, तो √3 - 1 होता है। ये 15 है तो ये पक्का 75 होगा। 75 के सामने कितना होता है, तो √3 + 1 होता है। और ये 90 है तो इसके सामने कितना होगा, 2√2 होगा। √3 - 1 का मान दे रखा है, यानी ये जैसे मानो 400 है तो ये जो 400 होगा वो किसका मान होगा, तो बोलोगे सर √3 - 1 का। और मानो अगर आपको ये पता करना है कि ये कितने दूरी पर है
तो आप इसको √3+1 के साथ गुना कर दो और उसके बाद इसका रेशनलाइजेशन करके आंसर बता दो। तो 15 डिग्री कोई बहुत बड़ा तोफ थोड़ी है, ये बताओ पहले। जिसको 15 डिग्री के रेशियो याद है वो कर लेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको रेशियो याद करवाए हैं, वहां पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको ये भी कहा था कि देखो साइन 15 का मान दिया गया है, कॉस 15 का मान पता करना है। तो साइन 15 का मान दिया गया था तो क्या था, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया गया होता था, हम बेस निकालते थे और बेस निकालने के बाद सारे फंक्शन बताते थे। तो असल में हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो किसका पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही तो पार्ट है। अगर आपने 30 डिग्री के सामने का आपको रेशियो नहीं पता तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा। यानी अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 15 डिग्री पढ़ाया तो उसी के अंदर से ही कहीं ना कहीं आपका हाइट एंड डिस्टेंस में भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, रेशियो पता है तो सवाल कर लेंगे, नहीं पता तो नहीं होगा। आ जाइए अब ये क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, बोला गया है कि एक बर्ड जो है ना वो एक वर्टिकल पोल के ऊपर बैठी हुई है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। मानो ये आपका पोल है, ठीक, समझिएगा बात को, ये आपका क्या है, पोल है 1.5। मान लीजिए कि ये आपका जो है पोल है और इसके ऊपर कौन बैठा है, तो एक बर्ड बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक। इस पोल की ऊंचाई कितने की है, तो 20 मीटर की है। उसके बाद कहा गया एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, मानो एक पॉइंट O है और इस पॉइंट O से इसको देखा जा रहा है और कितने का एंगल बन रहा है, तो पॉइंट O से देखने पर जो यहाँ एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट O, पॉइंट O से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो बोला गया पॉइंट O से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का है। फिर उसके बाद कहा गया ये चिड़िया यहाँ से उड़ी है, ठीक है, और ये चिड़िया ऐसे उड़ते 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 मानो यहाँ तक चली गई। फिर दोबारा इसी पॉइंट से जब देखा गया ना, दोबारा इसी पॉइंट से जब इस चिड़िया को यहाँ पर देखा गया तो कोण हमारा कितने का बना, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर जो कोण बना फिर कितने का बना, तो आप बोलोगे सर देखो पहले चिड़िया यहाँ पर थी तो कोण 45 का बन रहा था, अब ये चिड़िया इधर की तरफ भागना शुरू की और अब हम इस चिड़िया को देखें तो हमारा कोण कितने का बना, तो बोलोगे सर हमारा कोण 30 डिग्री का बना। कितने का बना, 30 डिग्री का। इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे का मतलब पता है क्या है, कि ये चिड़िया यहाँ से ना ऊपर की तरफ उड़ी है, यहाँ से ना नीचे की तरफ उड़ी है, एकदम स्ट्रेट ऐसे गई है हॉरिजॉन्टल दिशा में। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बच्चे ऐसे समझ लेते हैं चिड़िया आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो गई, चिड़िया जमीन की तरफ जाना शुरू हो गई। नहीं मेरे भाई, चिड़िया की भी दिशा बताई गई है। कैसे बताया गया है कि चिड़िया यहाँ से उड़ते 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 हॉरिजॉन्टली जा रही है एकदम उसी दिशा में, ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद, यानी जब आपकी चिड़िया जो है यहां से उड़कर यहां चली गई, तो यहां से उड़कर यहां जाने में चिड़िया को कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। और यहां से यहां जाने में जब चिड़िया गई तो उसके बाद वो कितने का कोण बना रही है, तो उसके बाद वो चिड़िया यहाँ 30 का कोण बना रही है। यही बात कहा गया है। आफ्टर 1 सेकंड द एलिवेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम O इज रिड्यूस टू 30 डिग्री, देन द स्पीड ऑफ बर्ड इज, ठीक है। बर्ड का स्पीड जो है वो हमसे पूछा गया, बहुत बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, जब आप यहां से चिड़िया को देख रहे थे 45 का कोण, अब आप यहां से चिड़िया को देख रहे हैं, चिड़िया यहां थी और यहाँ थी तो 30 का कोण। आपको स्पीड निकालना है। देखो तो स्पीड निकालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले ने दूरी कितना तय किया है और हमें ये पता होना चाहिए कि उस दूरी को तय करने में उसने समय कितना लिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो समय दिया गया है कितना, 1 सेकंड। अगर हम ये पता कर ले कि ये दूरी कितनी थी तो हम आराम से स्पीड बता पाएंगे कि इस दूरी को तय करने में 1 सेकंड लगे हैं। एंड टाइम तो पता ही है, अगर हमें ये पता हो जाए कि ये डिस्टेंस कितना है तो ये डिस्टेंस अगर पता हो जाए तो हम स्पीड भी बता पाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके, इस वाले डिस्टेंस के। ऊपर वाला डिस्टेंस बराबर होगा किसके, नीचे वाले डिस्टेंस के। अब ऊपर वाला डिस्टेंस बराबर होगा नीचे वाले के, यानी असल मान में अगर हम कहें तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। अगर ये दूरी पता चल जाएगी तो उसके आधार पर हम स्पीड बता पाएंगे। आपको सवालों को रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी बातों को मेरे समझिएगा। आपको अगर मान लीजिए कि पता करना है स्पीड, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए। और कौन सा वाला डिस्टेंस चाहिए, ऊपर वाला। ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होता है, यानी असल में हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब आप एक पल के लिए समझिएगा, ठीक। अब ये अगर 20 मीटर का हाइट है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर का हो जाएगा। अब ये सवाल मैंने आपको कराया है कि नहीं, जैसे जो चीजें मैं उड़ा रहा हूं समझना। मान लो ये लाइन को मैं हटा दे रहा हूं, गायब कर देता हूं, ये लाइन कितनी है, ये भी लाइन को मैं हटा दे रहा हूं,
ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये कह दे रहा हूँ, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ समझिएगा मेरी बात को। ये जो एंगल है कितने का है, 30 डिग्री का है। ये जो एंगल है कितने का है मेरे भाई, 30 डिग्री का है। ये भी मैं आपके लिए उड़ा दे रहा हूँ, ये सभी चीज़ें उड़ा दे रहा हूँ। और बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि देखो 30 डिग्री का एंगल है, ये जो है तुम्हारा 20 है। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये पूरा का पूरा मान कैसे निकालोगे, सभी चीज़ों को वापस से लगा देते हैं तब और ज़्यादा पकड़ में आएगा। आपको पता है कि ये कोण कितने का है, तो बोलोगे 45 का है। जब ये कोण 45 का है तो इस वाले ट्रायंगल में जरा देखना, पहले वाले ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों को देखेंगे तसल्ली से। अगर ये कोण 45 का है तो इसका परपेंडिकुलर इसके बेस के बराबर, यानी अगर ये 20 है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में, दो कोण है तो दोनों ट्रायंगल लेंगे। दूसरा वाला जिसको हम लाल रंग से बना रहे हैं, अब ये लाल रंग वाले ट्रायंगल में जब आप आएंगे तो ये कितना है, 30 डिग्री है। और 30 का रेशियो क्या होता है, तो 30 का रेशियो होता है 1, और ये पूरा का पूरा होता है √3। यानी अगर 1 का मान 20 है तो ये पूरा √3 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20√3 हो जाएगा। पूरा मान 20√3, ये वाला मान 20 हो गया, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 20 इंटू √3 - 1, 20 इंटू √3 - 1। समझ में आ गया बात यहाँ पे। 20√3 में से 20 घटा दो, तो बोलोगे सर 20√3 में से यहाँ पर 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ √3 - 1 हो जाएगा। यानी ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई, 20 इंटू √3 - 1। अब आपको निकालना क्या है, स्पीड। स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस और टाइम। और ये आपका आ गया कि नहीं आ गया, तो बोलोगे डिस्टेंस आ गया सर, कितना आ गया, 20 इंटू √3 - 1। और इसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है, तो मीटर में है। ठीक है। टाइम कितना लगा, तो इसको जाने में 1 सेकंड लगा, यानी जो रफ्तार है वो कितने हो जाएगा, 20 इंटू √3 - 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एकदम बच्चों वाला सवाल है। समझ गए बात को आप। यहाँ पे पहले चिड़िया को देख रहे थे, 45 का कोण बना, फिर चिड़िया को देखे तो 30 का कोण बना। अगर यहाँ 45 का कोण बना, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है। फिर 30 का कोण बना, 30 का कोण बना तो 30 के सामने 1 होता है और ये पूरा √3 होता है। अगर ये 20 है तो पूरा हाइट 20√3 हो जाएगा। 20√3 में से 20 घटा देंगे तो 20 इंटू √3 - 1 आ जाएगा। डिस्टेंस पता चल ही गया है, टाइम पता ही है, तो स्पीड निकाल देंगे। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसी के आधार पर कई सारे क्वेश्चन हैं। अकेला ये 73 जो है वो नहीं है। 73 के बाद अगर मैं बताऊं, मैंने नोट कर लिया है कौन कौन सा टाइप सारे के सारे इकट्ठे एक साथ हैं। 73 के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए। 74 को अभी नहीं देखना है, 75 को देखिए। ठीक है। 75 भी बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। बोला गया द हाइट ऑफ ए टावर इज h मीटर। जैसे एक टावर यहाँ पर है और इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है भाई, तो h मीटर है। उसके बाद कहा गया एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर। इस टावर को जब आप देख रहे हैं, मान लीजिए, तो कितने का एंगल बना रहे हैं, तो आपने कहा सर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। फिर उसके बाद कहा गया ऑन मूविंग अ डिस्टेंस h/2 टुवर्ड द टावर। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा जो है ना यहाँ ऐसे बना लो और यहाँ पर जो एंगल है वो ऐसे बना लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आ जाएगा। अब मानो कि आप यहां से थोड़ा सा टावर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस h/2, यहां से थोड़ा सा दूरी आप टावर की तरफ बढ़े और कितना बढ़ गए, तो h/2 मीटर बढ़ गए आगे। तो उसके बाद कहा एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा। तो इसको देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर बीटा बन जाएगा। ठीक है। आपसे क्या बोला गया, और टावर की हाइट कितनी है, तो टावर की हाइट हमारी h है। सवाल में कहा एक टावर की हाइट h है, इसको किसी बिंदु से देख रहे हैं तो अल्फा का कोण बना रहा है। जब हम h/2 आगे बढ़ रहे हैं तो ये बीटा का कोण बना रहा है। तो बोला गया बताओ यहाँ कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा की वैल्यू पूछी गई है। दोबारा से सेम काम करेंगे। कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा की वैल्यू बोली गई है, तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, कॉट अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉट बीटा का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है। अब यहां पर समझा गया h/2 टुवर्ड द टावर। अब समझना मेरी बात को। सबसे पहले तो यहां पर आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ तो एक पल के लिए इसको आप क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर tan बीटा की बात करते हैं, यहां पर और कुछ दिया गया है, यहां पर
ठीक है, और कुछ दिया गया तो नहीं। तो आप बोलोगे सर tan बीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर tan बीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी h अपॉन अल्फा हो जाएगा। अगर tan बीटा का मान इतना है तो बोलोगे सर cot बीटा, या फिर सीधा का सीधा cot बीटा ही निकाल लो ना। बोलोगे सर cot बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर x अपॉन h हो जाएगा। हो गया यहाँ पर आपको cot बीटा का मान। दूसरा जो बात है आपको वो क्या है, उसके बाद cot अल्फा का मान देखो, cot अल्फा का मान क्या होगा, कोट अल्फा का मान देखो। तो कोट अल्फा का मान जो है वो कितना आएगा आपको, तो कोट अल्फा का मान जो आएगा वो बोलोगे सर, या इसके पॉइंट्स के नाम दे दें हम इसका पॉइंट का नाम देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट का ही नाम दे देते हैं, एक्स वैक्स नहीं मानते हैं हम। एक काम करते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम पता कर रहे हैं कॉट बीटा। तो कॉट बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या पता करेंगे, तो उसके बाद हम पता करेंगे कॉट का अल्फा। कॉट का अल्फा का मतलब पूरा का पूरा ये बी डी, और बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, तो बी डी अपॉन एच हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कॉट अल्फा का मान कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन एच। द हाइट ऑफ ए टावर इज इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इतना, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस इतना टुवर्ड्स द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब जो ये बी डी है ना, ये बी डी को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो पूरा बी से लेकर डी तक की कहानी है, ये बी डी को आप कैसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहां से देखो, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, आ जाओ। तो कॉट अल्फा का भी पता चल गया, कॉट बीटा का भी पता चल गया। सवाल में आपसे कहा गया है कि कॉट अल्फा में से किसको घटाना है, तो कॉट अल्फा में से आपको जो है वो कॉट बीटा को घटाना है। कॉट अल्फा का मान कितना है, तो बोलेंगे सर बी डी अपॉन एच है, और कॉट बीटा का मान कितना है, तो बोलेंगे सर बी सी अपॉन एच है। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के पास एच है, तो एच कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। समझ में आ गया मित्रों यहाँ पे। अब बी डी में से अगर आप बी सी को घटा दोगे तो क्या बचेगा, सी डी। समझना मेरी बात को, पूरे बी डी में से बी सी को घटा दोगे तो सी डी बचेगा। सी डी का मान कितना है, एच बाई टू है, यानी ऊपर कितना है, तो बोलोगे सर एच बाई टू, और इसको किससे डिवाइड करना है, एच से। ठीक है, फर्दर ये आपका जो है ये बन जाएगा एच बाई टू को जब आप एच से डिवाइड करोगे तो आपका एच से एच खत्म, और ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी हलवा सवाल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। लोको पायलट यार तब से एक ही बात कह रहे हो, सीआई करा दीजिए। अरे करवा देंगे मेरे भाई, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ लो यार, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ लो, जो पढ़ा रहे उस पर फोकस ही नहीं। जब नहीं पढ़ाते हाइट एंड डिस्टेंस, सर हाइट एंड डिस्टेंस करवा दीजिए। जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो सर वो करवा दीजिए, और जब फिर XYZ चीज कराएंगे तो सर कुछ और करवा दीजिए। यही परेशानी है, पता है। एक ऐसी चिड़िया थी ना जो दूसरों को देखकर ना चलना सीख पाई और ना उड़ना सीख पाई, बस फुदकते फुदकते रह गई, क्योंकि उसने किसी काम को ढंग से किया ही नहीं। जो काम करवा रहा हूं पहले उसको तसल्ली से सीख लो। क्या लगता है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस आसान टॉपिक है? जितने क्वेश्चन इस बार सीआई से आए हैं उतने ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से भी आए हैं। तब से देख रहा हूं 51 कमेंट आप कर चुके हो, तब से लेकर अब तक एक ही कमेंट को 51 बार पेस्ट कर चुके हो आप। सेंस नाम की चीज है नहीं, पढ़ने आएंगे कमेंट करने आएंगे पता ही नहीं चलता है। अरे जो आ रहा है पहले उसको पढ़ लो। ऐसा तो है नहीं यहां पर आके लाइव भूजा चना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। टॉपिक ही तो पढ़ा रहे हैं ना, तो जब ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसको पढ़ो ना, फिर जब दूसरा पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ लेना। सवाल में क्या बोला, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं मींस लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा फोकस इधर भटका आएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। 3 सवाल अब तक या 2 सवाल करवा दिए ना, 2 में से आपके बुद्धि में एक भी नहीं गया होगा, और वो इसीलिए नहीं गया होगा क्योंकि आपका फोकस कमेंट करने पे है, आपका फोकस सीखने पे है ही नहीं। आपने आज कसम खा के आए हो कि आज जब सर पढ़ाएंगे तो हम 20 क्लास में जाएंगे और वहां जाकर कमेंट करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको ये पढ़ाना है। गधा कहीं का। यहां देखो, पहले एक अल्फा है और एक बीटा है। बोला गया है कॉट अल्फा और कॉट बीटा दोनों की वैल्यू निकालनी है। कॉट अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कॉट अल्फा की वैल्यू बेस कितना हो गया, तो बीडी हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, एच हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां कहा गया कॉट बीटा। कॉट बीटा का मान क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। बोला गया कॉट अल्फा में से कॉट बीटा को घटाओ, तो आपने इसमें से घटा दिया।
ठीक है, ये कॉट अल्फा का मान है, ये कॉट बीटा का मान है। यहां पर दोनों में जब आप घटाएंगे तो BD माइनस BC डिवाइडेड बाई H हो जाएगा। अब ये पूरे BD में से BC चला जाएगा तो कितना आएगा, H/2 ही तो आएगा। तो ऊपर H/2 है और नीचे H है, H से H खत्म, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर इसी पैटर्न पर एकदम सेम जो है, जो चिड़िया वाला क्वेश्चन आपने देखा था ना, तो उसी पैटर्न पर सेम 77 नंबर क्वेश्चन भी है। 77, 78, 79 ये तीनों क्वेश्चन है। जो चिड़िया वाला पैटर्न था सेम उसी पैटर्न पर ये वाला भी क्वेश्चन है। देखो बढ़िया सवाल पूछा जाता है एरोप्लेन वाले कंसेप्ट में। क्या पूछा जाता है जरा वो समझना। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 सेकेंड। चिड़िया कितनी देर के लिए उड़ी थी, 1 सेकंड के लिए, और यहां एरोप्लेन कितने देर के लिए उड़ रहा है, 30 सेकंड के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बदल जाता है। कहां तक बदल जाता है, 30 डिग्री तक बदल जाता है। यहां बोला गया अगर एरोप्लेन इतने के ऊंचाई पर उड़ रहा है तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या होगा। सेम क्वेश्चन यहां 77 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहां पर जो है वो आपका कौन सा वाला क्वेश्चन था, 73 क्वेश्चन था। जैसे यहां पर एरोप्लेन जो है यहां पर कितने के हाइट पर उड़ रहा है, 4500 मीटर के, वहां चिड़िया 20 मीटर के हाइट पर उड़ रही थी। जब हम चिड़िया को देख रहे थे तो 45 डिग्री का कोण बन रहा था, अभी एरोप्लेन को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो यहां एक उमेश कुमार है, सर रीजनिंग की कौन सी बुक बेस्ट रहेगा। मतलब ये लड़का इतना डांट सुनने के बाद भी देख रहा है कि दूसरे को डांट पड़ रही है, तो ये भी वही कमेंट बार बार कर रहा है कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। विक्रमजीत सर के बुक सबसे बेस्ट है मेरे भाई, आराम से उनकी किताब लगाओ, परेशान मत हो। पहले बार बार कहता हूं जो पढ़ाता हूं उस पर फोकस करो। क्लास के एंड में कुछ होगा तो पूछ लेना, कॉलिंग टीम है उनसे करके फोन पूछ लेना। ये बीच क्लास में डिस्टर्ब ना किया करो मेरे भाई, पेशेंस को टेस्ट मत किया करो, मैं बता रहा हूं। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में यहां पर यह कहा गया है कि एक यहां जैसे चिड़िया वाला क्वेश्चन था, चिड़िया जमीन से 20 मीटर के ऊपर हाइट पर थी, पहले कोण 45 का बना रही थी, फिर 1 सेकंड चिड़िया उड़ गई और अब कोण 30 का बन रहा है। तो बोला गया था यहां रफ्तार बताओ चिड़िया की कितनी होगी। सेम क्वेश्चन आपका एरोप्लेन में पूछा गया, 73 के बाद जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 77। सेम बोला गया है, पहले एरोप्लेन 60 के हाइट पर है, फिर उसके बाद 30 सेकंड तक जो है ये उड़ के चला गया कहीं और अब जो है यहां पर जो है बोला गया है कि यदि एरोप्लेन की रफ्तार एरोप्लेन इतने के हाइट पर है तो बताओ रफ्तार क्या होगा। डिट्टो सेम क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम बोलेंगे कि सर देखिए सबसे पहले यहां पर ये हमारा हो गया एरोप्लेन कितने के हाइट पर है जमीन से, तो बोलेंगे सर एरोप्लेन 4500 मीटर के हाइट पर है। जब हमने इस एरोप्लेन को देखा तो शुरू में हमारा कोण कितने का बन रहा था, तो बोलेंगे सर शुरू में जो हमारा कोण है वो कितने का बन रहा था, तो शुरू में जो हमारा कोण है वो यहां पर 60 डिग्री का बन रहा था। अब एरोप्लेन यहां से उड़कर इसी दिशा में एकदम इसी दिशा में गया। बोला गया ना आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस इतना, अगर एरोप्लेन इतने के हाइट पर फ्लाई कर रही है, ठीक, तो यहां पर जो है एरोप्लेन यहीं से उड़कर यहां तक गई है और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो बदलकर कितना हो गया है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पूछा गया है कि बताओ एरोप्लेन की जो है वो रफ्तार कितने की होगी। अब देखो रफ्तार बताने के लिए हमें दूरी और समय दोनों का पता लगाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोण है ये कितने का है, तो 30 डिग्री का है, और ये जो पूरा का पूरा कोण है वो कितने का है, 60 डिग्री का है। ये हाइट हमें दे रखा है तो बोलोगे हाँ सर यहाँ से यहाँ तक इस बंदे को जाने में जो है कितना समय लगा है, तो बोलोगे सर 30 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है, तो 30 सेकंड लगा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 30 सेकंड लगा है यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाने में, और उसके बाद ये जो हाइट है ना, ये हाइट यहाँ पर कितना है, तो ये हाइट जो है वो हमें 4500 मीटर दे रखा है। तो जो ये हाइट है वही हमारी ये भी हाइट है, समझेंगे। ये जो हाइट है ये कितनी है, 4500 मीटर है। बता रहा हूं ये सवाल बनेगा नहीं किसी से, और फालतू का यार आके है ना कमेंटबाजी करते हो, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल कसम से बता रहे हैं। सीख लो पहले, एक और चैप्टर के चक्कर में किसी और का नुकसान कर दोगे। गाड़ी खड़ी है दरवाजे पे, सोच रहे हो एरोप्लेन कब आएगी, अरे पहले जो खड़ी है दरवाजे पे उसको तो देख लो, पहले उसकी तो सवारी कर लो, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको पढ़ लो, फोकस किसी और पे लेके आ जाना। तो पहले हमारा कोण कितने का बन रहा था, 60 का, अब हमारा कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो एक पल के लिए इस कोण को आप मिटा दीजिए, एक पल के लिए क्या करिए, इस कोण को आप मिटा दीजिए। आपका जो कोण कितने का बना है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बना है, तो आप सिर्फ इस
पे फोकस करिए, यहाँ पर इस पर फोकस करिए। अब आपके पास पता है एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पर ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, ये वैल्यू कितने की है, 4500 की है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको हमेशा से ये बात पता है, क्या पता है, 60 के सामने √3 होता है और 60 का आधार कितना होता है, 1 होता है। यानी √3 का मान दे रखा है और 1 का मान पता करना है। कैसे पता करोगे, तो बोलोगे सर ये जो 4500 है ये √3 का मान है और हमें पता है 1 का करना है। जब नीचे मेरे भाई रूट बन जाता है तो वैसे हालातों में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे रूट से गुना करते हैं। नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से गुना करोगे और यहाँ भी √3 से। √3 3 के साथ गुना होने पे 3 बना देगा, तो √3 × √3 3 इसको काटेगा 1500 बार में, तो कितना आ जाएगा, 1500 √3। यानी ये जो मान आ गया ये कितना आ गया, तो बोलोगे सर 1500 √3 आ गया। कितना आ गया, 1500 √3 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर इसको √3 से हमें डिवाइड करके ये लेके आना है, क्योंकि ये √3 का मान है और 1 का मान पता करना है। तो 60 डिग्री के कारण हमें ये दोनों के मान पता चल गए। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री के कारण। 30 डिग्री के कारण क्या परिवर्तन होगा, तो जैसे मानो ये 60 डिग्री था तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जैसे ये 30 डिग्री हुआ तो हम 30 वाले एंगल पर फोकस करेंगे, यानी हमें ये वाला हरा वाला पर फोकस करना है। अब हरे वाले के अनुसार क्या है, तो ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का है। अब हरे वाले के अनुसार अगर ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का है, तो रेशियो क्या क्या होते हैं, 30 के सामने 1 होता है, ये पूरा का पूरा जो होता है वो √3 यूनिट होता है। तो अगर ये 45 है तो इसका √3 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 4500 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4500 √3। आपको पता ही है कि अगर हमारा कोण 30 का बनता है, ये 1 यूनिट होता है, ये √3 यूनिट होता है, यानी इसको √3 के साथ गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ जो भी आएगा उसको √3 से गुना कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 √3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 √3। 4500 में से 1500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3000 √3 हो जाएगा। यानी ये जो दोनों मान होंगे मेरे भाई ये कितना होंगे, 3000 √3। हमें क्या निकालना है, एरोप्लेन की रफ्तार। अब एरोप्लेन की रफ्तार निकालने के लिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 3000 √3 है, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना सेकंड लगा है, तो बोलोगे सर 30 सेकंड लगा है, तो इसको 30 से भाग कर देते हैं। 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 100 √3 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 √3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो जो चिड़िया वाला क्वेश्चन था वहीं ये वाला क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्या थे, डिट्टो सेम थे। एक पैसे की कहीं पर भी कोई भी जो है बदलाव नहीं थी, ठीक है। 74 और 77 क्या थे, आपस में भाई थे। अब इसके अलावा भी देख लेते हैं इसी पैटर्न पर कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 78 और 79 सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। 78 भी अगर आप देखेंगे तो सेम सवाल कहा गया है कि एक बैलून है जो पॉइंट P से राइज करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर 6 मिनट द ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम पॉइंट P ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून इज 60 डिग्री। चलो उसको 1 मिनट लगता है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, परेशान मत हो। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 78 देखो, एक बार नहीं कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी पूछा गया है और इसके अलावा आपको कई सारे मॉक टेस्ट में भी पूछा गया है। तो सवाल को देखिए, एक बैलून है जो यहाँ पर पॉइंट P से लीव्स फ्रॉम पॉइंट P और ये बैलून जो है वो राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे मानो यहाँ पर बैलून है और यहाँ जमीन है, समंदर है, मान लो समंदर में कोई गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है, इसने यहाँ से गुब्बारे को छोड़ दिया और बलून ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, बलून थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, ऐसे राइज 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 हो रही है। तो वही कहा गया है, अब बलून लीव्स फ्रॉम अ पॉइंट P से लीव किया, राइजेस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक सामान्य गति से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। 6 मिनट के बाद ऑब्जर्वर जो है, एन ऑब्जर्वर, यहाँ पर मानो ये बलून है, चलो ठीक है, ये गुब्बारा वाला है, ये बलून है, ठीक है। कहा गया है, समझना मेरी बात को, यहाँ पर क्या है, गुब्बारा वाला है, गुब्बारा को बेचता है, बलून फुला फुला के, फुग्गे फुला फुला के बेचता है। यहाँ से क्या हुआ, बोला कि देखो एक बलून को छोड़ दिया गया तो ये बलून ऊपर की तरफ जा रही है और एक नॉर्मल रफ्तार से जा रही है। कल के दिन इस बलून के जगह पर मिसाइल भी दिया जा सकता है या कुछ भी दिया जा सकता है कि यहाँ से बलून ऊपर की तरफ जा रही है। अब बलून लीव्स फ्रॉम अ पॉइंट P राइजेस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जब भी राइज का मतलब आएगा तो ऊपर जाना होता है, राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना होता है। 6 मिनट के बाद, जैसे बलून यहाँ पर थी, 6 मिनट के बाद बलून मानो यहाँ पर पहुंचेगी, कितने मिनट के बाद,
6 मिनट के बाद जो है बलून यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। ठीक है। एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम पी, यहाँ से कितने मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है, तो 450 रूट 3 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है। ये पी नाम का पॉइंट है, यहाँ से बलून ऊपर की तरफ हवा में जा रही है, यहाँ से 450 रूट 3 मीटर दूर पर एक बंदा खड़ा है, और वो जब बलून को देख रहा होता है ना, ये जब बलून को देखता है कितने मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा होता है। ठीक है। बोला गया एज्यूम दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पी आर ऑन सेम लेवल, ये दोनों जो है एक ही लाइन में है, तो बलून की रफ्तार क्या होगी। एकदम हलवा सवाल, दोबारा से समझना मेरी बात को। यहाँ से बैलून था, ये हवा में उड़ रहा था, एक ऑब्जर्वर 1 मिनट के बाद देखा होगा कुछ और कोण बना होगा, 2 मिनट के बाद देखा होगा कुछ और कोण, 3 मिनट के बाद देखा कुछ और कोण, ऐसे ही जब उसने 6 मिनट के बाद देखा तो कोण कितने का बन गया, 60 का बन गया। 6 मिनट के बाद देखा तो कोण कितने का बन गया, 60 का। तो बोला जाएगा कि बलून किस रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी स्पीड वाला क्वेश्चन है। तो स्पीड वाले क्वेश्चन में हमें क्या पता करना होता है, डिस्टेंस और टाइम दोनों पता करना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम हमें दिया गया है, अगर हम इस दूरी को पता कर ले कि दूरी कितनी है तो स्पीड निकाल पाएंगे, तो बोलोगे हाँ सर स्पीड निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहाँ देखिए तो आपने एंगल कितने का बनाया, 60 का बनाया, और 60 के केस में क्या होता है, ये √3 यूनिट होता है, और ये कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट का मान दे रखा है, √3 यूनिट का मान पता करना है। 1 यूनिट का मान अगर इतना है तो √3 यूनिट का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, इसी संख्या को √3 के साथ गुना कर देंगे। तो 450 √3 को 450 √3 को किससे गुना कर देंगे मेरे भाई, √3 से गुना कर देंगे। तो √3 जब √3 के साथ गुना होगा तो 3 बनाएगा, और 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर एक का मान इतना है तो √3 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर एक का मान इतना है तो √3 का मान पता करने के लिए 450 को √3 से गुना करिए, तो बोलेंगे सर 1350 मीटर। यानी ये दूरी आपको पता चल गई कितने हैं, तो 1350 मीटर, और इस दूरी को कितने मिनट में तय किया गया है, 6 मिनट में। तो आप आराम से स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1350, और टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। अब ये आपका टाइम 6 मिनट में दे रखा है, इसको किस में बदलने की ज़रूरत है, सेकंड में बदलने की ज़रूरत है। तो आप इसको क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि आप अपने रफ्तार को मीटर पर सेकंड में बता सकें। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये दिया गया था 1 यूनिट का मान, तो √3 का मान क्या है, इसको √3 से गुना करेंगे, √3 से गुना किए 45 का 3 गुना 135, यानी इतना आ गया। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 से आपका 0 चला गया। आपको क्या करना है, 135 को किससे भाग कर देना है, 36 से भाग कर देना है। 36 का 4 गुना 144 होता है। ठीक है। और 36 का 3 गुना 108 होता है। ये 108 से ज़्यादा है और 144 से कम है, यानी 3 गुने से ज़्यादा होगा, 4 गुने से कम होगा। तो बोलेंगे सर ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ऑप्शन में आपके पास अब 3 पॉइंट वाले 2 ऑप्शन हैं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ 36 का 3 गुना कितना हो गया, 108 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बच गया, 108 इसमें से निकाल दोगे तो बोलोगे सर 27 बच गया। ठीक है। कितना बच गया, 27 बच गया, और 3/4, 3/4 का मतलब 3.75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप डिवाइड करके देख लेना, 3.75 आएगा। ठीक है। डिवाइड करके बच्चों देख लेना, 3.75 आएगा, आप डिवाइड कर लेना। ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या की बात आई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, कोई दम नहीं था। आ जाइए, जिस तरीके से आपका 78 है उसी तरीके से आपका कौन सा क्वेश्चन है, 79 वाला क्वेश्चन भी है। अब 79 वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, तो 79 वाले क्वेश्चन में भी देखो क्या कहा गया है। ये कहा गया है हमसे कि एक नेवी का जो है वो कैप्टन है, ही इज गोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस एट अ स्पीड ऑफ इतना, लाइट हाउस से इतना मीटर वो दूर जा रहा है। ठीक है। लाइट हाउस से वो दूर जा रहा है, नेवी का कैप्टन है, मानो ये जैसे लाइट हाउस है, और नेवी का कैप्टन जो है वो मौजूद यहाँ पर है, और नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस एट अ स्पीड ऑफ इतना, उसकी रफ्तार हमें दे रखी है। बोला गया ही ऑब्जर्व दैट इट टेक हिम 1 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। मान लो वो पर्सन यहाँ पर था, ठीक है, ये रफ्तार से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब यहाँ से उसने, है ना, यहाँ से उसने इस बिल्डिंग को देखा, इस पॉइंट से जब उसने बिल्डिंग को देखा तो कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 60। फिर 1 मिनट तक वो चलता चला गया। कितना मिनट तक वो चलता चला गया? 1 मिनट तक। और फिर यहाँ से जब उसने इस बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना? तो 30 डिग्री का बना। समझ में आ गया? बोला गया ये लाइट हाउस जो है उसका हाइट कितना था। हल्का सवाल है एकदम, ठीक है, हल्का सवाल है एकदम, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला गया कि देखो नेवी का कैप्टन अपने रफ्तार से जा रहा है, इसमें कोई शक? बोलोगे नहीं सर। यहाँ से जब उसने देखा तो कितने का कोण बना? 60 का। फिर 1 मिनट के बाद जब उसने देखा तो कितने का कोण बना? 30 का। हमसे कहा गया यहाँ पर इसका जो हाइट है वो बताओ। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, एक बड़ी प्यारी सी बात समझ में आना, ये जो है हमें क्या दे रखा है? तो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना है? 1 मिनट। साथ में यहाँ पर जो है इसकी रफ्तार भी दे रखी है, और इसकी जो रफ्तार है वो कितनी है? तो यहाँ पर ये दे रखा है 4 इंटू √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये जो है आपको 1 मिनट का टाइम भी दे रखा है। तो ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। स्पीड आपको कितना दे रखा है बताएंगे? तो बोलेंगे सर 4 इंटू √3 - 1 दे रखा है। तो ये व्यक्ति इतने के रफ्तार से जा रहा है, और इतने के रफ्तार से जाने पर उसको समय कितना लग रहा है? 1 मिनट। तो क्या हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे? तो बोलोगे हाँ सर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 4 इंटू √3 - 1 है, और हमारा जो टाइम है वो कितना है? 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए? तो बोलोगे सर 60 सेकंड हो गए, यानी 60 हो गया। तो बोलेंगे सर 240 इंटू √3 - 1, 240 इंटू √3 - 1। ये जो हमारा आ गया ये कितना आ गया? तो 240 इंटू √3 - 1 आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। अच्छा 60 से 45 हो गया, कोई बात नहीं, एंगल बदल लो, यहाँ पर क्या परेशानी है, एंगल बदल लेंगे, क्या दिक्कत है। 60 से 45 हो गया तो 60 से 45 कर लो। अभी एंगल की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आ गया कि नहीं आ गया? 240 इंटू √3 - 1। कोई समस्या की बात है? तो बोलेंगे नहीं सर, हमें यहाँ का स्पीड पता था, हमें यहाँ का टाइम पता था, तो हमने यहाँ का डिस्टेंस निकाल दिया, जो कि हो गया 240 इंटू √3 - 1। अब ये डिस्टेंस आपको पता है, और आपको लाइट हाउस का डिस्टेंस पता करना है। आपको मैंने क्या बता रखा है? रेशियो बता रखा है। बताओ ये वाला केस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? बस इतना बता दो मुझे। पढ़ाया है कि जब यहाँ पर 60 का कोण बनता है और जब यहाँ पर 45 का कोण बनता है, तो आपको एक एक रेशियो मैंने करवाया है कि 60 के सामने जो कोण बनता है वो √3 होता है, 60 का आधार 1 होता है, 45 कहता है कि जितना मेरा हाइट होगा उतना ही मेरा बेस होगा, यानी ये पूरा का पूरा √3, ये पूरा √3 होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होता है। तो ये वाला जो मान आएगा वो कितना होगा? तो बोलोगे सर √3 - 1 होगा। यानी असल में मैंने आपको ये भी कह रखा है, एग्जामिनर इसका वैल्यू देगा और आपको इसका वैल्यू पूछेगा। तो सेम तरीके से अगर आप इस सवाल में देखते तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? √3 - 1 यूनिट। यानी ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो 240 इंटू √3 - 1 है, 240 इंटू √3 - 1 है, ये कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये इतने यूनिट का मान है, यानी ये √3 - 1 यूनिट का मान है, ठीक है। और अपने को जो पता करना है वो क्या पता करना है? हाइट पता करनी है, यानी हाइट का मतलब √3 का मान पता करना है। तो इसको किससे गुना करेंगे? तो बोलेंगे सर इसको √3 से आप गुना कर दो। कोई समस्या की बात? बोलोगे सर ये इसको इसके साथ काट देगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 240 √3 आएगा। अगर स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो सही कंसेप्ट आप समझा करिए कि सवाल में बोला क्या था। जब ये यहाँ से दूर जा रहा था, मानो ये विजय माल्या था हमारा, पैसे लेकर भाग रहा था, तो जब इसने देखा था पीछे मुड़कर तो 60 का कोण बना, फिर यहाँ पर 1 मिनट के बाद देखा तो 45 का कोण बना। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि हमारे रफ्तार भी दी गई है और तुम्हारा समय भी दिया गया है, इस दूरी को निकाल लेते हैं। ये दूरी को निकाला तो ये दूरी इतना आया, ठीक है। यहाँ जो दूरी दी गई होती है वो √3 - 1 की वैल्यू होती है, और हमें √3 की वैल्यू निकालनी थी, यानी ये अगर √3 - 1 की वैल्यू है तो √3 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? 240 √3, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस,
ठीक। अब आ जाते हैं जितने आड़े टेढ़े सवाल हैं। आड़े टेढ़े सवालों का मतलब पता है क्या होता है? जितने भी उल्टे सीधे सवाल हैं ज़रा हम लोग उनको कर लें। तो वापस से हम लोग चलते हैं शुरू में, जहाँ से हम लोगों ने सवालों को छोड़ने का सिलसिला शुरू किया था, ठीक है, और वहाँ से देखना शुरू करते हैं। जैसे हमने 73 नंबर क्वेश्चन पूरा कर लिया, अब 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से जो जो क्वेश्चन छूट गए हैं हम लोग पहले उनको करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे हैं जो आपको मेंस में देखने को मिलेगा, और ये एक अच्छे सवाल आप इनको कह सकते हो कि हाँ, दीज आर गुड क्वेश्चंस, दीज आर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, जो आपके मेंस में, जो आपके मॉक में, ठीक है, या जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको याद ही नहीं रहता है, अप्रोच याद ही नहीं रहता। तो कंसेप्ट को अगर आप याद रखोगे, कंसेप्ट को अगर आप समझोगे, तो कभी भी पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं tan थीटा, cot थीटा, फलाना थीटा अगर यहीं रटते रहे चले जाओगे ना, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। आ जाइए, जैसे यहाँ पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोला है, ठीक है, और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, जिसका ये इतना ये बड़ा बड़ा सॉल्यूशन हर जगह दिया गया होता है ना, और इतना मतलब भयंकर आप कह सकते हो कि कोई लिमिट नहीं है। किसी को जनरली ये क्वेश्चन याद भी नहीं रहता है सॉल्यूशन, अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, बट आपसे गलती नहीं होगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। सवाल में आपसे क्या बोला गया है? बोला गया है कि देखो, एक मैन है जो स्टैंड कर रहा है दो पोलों के बीच में, ठीक है, हिंदी में समझा देते हैं। एक व्यक्ति दो लंबवत खंभों के बीच में खड़ा है, जैसे मानो मेरे राइट में एक पोल हो गया, मेरे लेफ्ट में एक पोल हो गया, और मैं उसके बीच में खड़ा हूँ, ठीक है। वह पाता है कि खंभों के शिखरों के द्वारा उसके आंखों पर बनाया गया कोण, जैसे जब वो व्यक्ति खड़ा है तो उसके आंखों से जो दोनों पोल पर एलिवेशन बन रहा है वो देखो कितना है, तो समकोण है। बोला गया ना, बोला गया इफ द हाइट ऑफ, यहाँ पर यहाँ समझना मेरी बात को इंग्लिश में, ही फाइंड दैट द एंगल सबस्टेंडेड एट हिज आईज, उसके आंखों पर जो कोण बना है और किसके द्वारा बना है, तो टॉप ऑफ पोस्ट इज अ राइट एंगल, ठीक है। या जैसे मानो कि अब मैं आपको थोड़ा सा इसी आधार पर फोटो बनाता हूं, तो एक ये आपका पोल हो गया, दूसरा आपका ये पोल हो गया, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। आपको यहाँ पर ये सारे के सारे पोल मैंने बना दिए ना, और मानो यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति की भी कुछ हाइट दी गई है। आगे चल के सवाल में बोला गया इफ द हाइट ऑफ द टू पोस्ट आर 2 टाइम एंड 4 टाइम द हाइट ऑफ ए मैन, मैन के हाइट का एक 2 गुना है और मैन के हाइट का एक 4 गुना है, तो इसीलिए मैंने ऐसा फोटो बनाया है, ठीक है, यहाँ पर कि ये जैसे मानो ये मैन का हाइट होगा तो इसका 2 गुना ये बंदा होगा और इसका 4 गुना ये बंदा होगा। समझ में आ गया? इसका जो टॉप है वो यहाँ पर कुछ कोण बना रहा है और इसका जो टॉप है वो कोण बना रहा है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यही बात सवाल में कहा गया है। अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल पोस्ट, 2 पोलों के बीच में वो व्यक्ति खड़ा है। ही फाइंड दैट एंगल सबस्टेंडेड एट हिज आईज, उसके आंखों पर जो ये कोण बना है किसके द्वारा, दोनों पोल्स के टॉप के द्वारा, वो कितने का है, तो 90 डिग्री का है। फिर कहा गया इफ द हाइट ऑफ 2 पोस्ट आर 2 टाइम एंड 4 टाइम द हाइट ऑफ द मैन, अगर मैन के हाइट को h मानते हैं तो इसका एक 2 गुना है और इसका एक 4 गुना है, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्गर पोस्ट, ठीक है। और ये दोनों पोलों के बीच में जो दूरी है ना, ये बड़े वाले पोस्ट के बराबर है, यानी यहाँ पर ये 4h की दूरी पर ये दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम शॉर्टर एंड लॉन्गर पोल, यानी ये जो व्यक्ति है ना, ठीक है, ये छोटे वाले पोल से मानो कितना दूर है और बड़े वाले पोल से कितना दूर है, तो इस दूरी का आप क्या बताओ, तो इस दूरी का हमें यहाँ पर अनुपात बताओ कि इस दूरी का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है, बता देंगे आराम से, ठीक है, जो भी दिया गया बता दिया जाएगा, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, चलो बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो x है, पूरी की पूरी हाइट हमारी 4h है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, तो 4x माइनस h हो जाएगी। कोई परेशानी? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझना मेरी बात को। ये अगर h हो गया तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 4h माइनस x हो गया, ठीक है। अब इन दोनों फोटो में गौर से देखो तो क्या हम कहीं पर भी ट्रायंगल बना पा रहे हैं, तो बोलोगे नहीं सर, कहीं पर भी कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, और बिना त्रिभुज के तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ पर ऐसा हम एक वैल्यू डालना शुरू कर देंगे, ये हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब मुझे खुद बताइए, ये पूरा का पूरा हाइट कितना है, 2h है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, h है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे h हो जाएगी। और ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल बनाने का फर्क देखा आपने क्या हो गया,
उसी तरीके से जब आप इस वाले ट्रायंगल में अब आप आओगे तो ये पूरा हाइट कितना है, h है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक h, तो ये h हो जाएगा, और पूरा का पूरा 4h है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, और ये दूरी कितनी रखी है, 4h माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4h माइनस एक्स हो जाएगा। कोई समस्या की बात, तो बोलेंगे नहीं सर। अब छोटी सी बात को समझिए, छोटी सी बात में आपसे क्या कहा गया है, छोटी सी बात, ये जो कोण है कितने का है, 90 का है। अब आपको पता है एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने का बनती है, 180 का बनती है कि नहीं बनती है, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, 180 का कोण बनती है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये है, और मैंने कहा कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो कोण का बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर मान लो ये 90 का कोण बन रहा है, इसको अगर हम थीटा लेंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 माइनस थीटा। पूछो ऐसा क्यों, तो बोलोगे सर देखो पूरे पर 180 का कोण, जिसमें ये जो है 90 का कोण बना रहा है, तो ये दोनों भी हमारे 90 के कोण बनाएंगे। बोलो ये 90 बना रहा है तो इन दोनों का भी जोड़ 90 होगा। उसमें अगर हम इसको थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा इसको अगर आप थीटा लोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आ जाइए जरा यहाँ पर, अब सभी ट्रायंगल का जो है वो यहाँ पर एक बार वैल्यू देखिए। ये जैसे A हो गया, यहाँ B हो गया, ठीक है, या A B C की भी बात नहीं है, आप यहाँ चाहो तो पॉइंट दे सकते हो, A B C D। ठीक है, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर G हो गया। ठीक, अब जैसे मानो इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में या ABCDEF कराना, और कचरा मत करो फिगर में, साइड ही रहने दो, इनकी जरूरत नहीं है। अब जैसे मानो थीटा वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो थीटा वाले ट्रायंगल में आएंगे तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर tan का जो थीटा हो गया ना वो कितना हो गया, tan का थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पूरा हाइट 2h था, यहाँ से h आ गया, यानी ये कितना हो जाएगा h, और बेस कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल, तो दूसरा वाला मेरे भाई ये वाला ट्रायंगल, ये कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो क्या बोलोगे सर, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, तो बोलोगे सर 3h, और अपॉन बेस कितना है, तो बोलोगे सर ये जो बेस है, ये बेस कितना है बताओ, तो बेस कितना है, तो 4h माइनस एक्स है, बेस कितना है, 4h माइनस एक्स है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, तो cot थीटा कहते हैं। यानी असल में जो है ये tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं cot थीटा, और cot थीटा का मान कितना है, तो 3h अपॉन 4h माइनस एक्स है मेरे भाई यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर। अब tan थीटा का मान भी पता है और यहाँ cot थीटा का मान भी पता है। जब भी tan और cot दोनों साथ में आते हैं तो क्या कर दो, दोनों को गुना कर दो। तो आप इसके लेफ्ट वाले को इसके लेफ्ट वाले के साथ गुना करो, tan को cot के साथ गुना करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो है h बाई एक्स का गुना किसके साथ लगाओ, तो इसके साथ लगाओ, यानी 3h अपॉन किसके साथ, तो बोलोगे सर 4h माइनस एक्स के साथ। ठीक है, यानी tan इंटू कॉट 1 हो जाना है और इतना इंटू इतना इतना हो जाना है। अब ज़रा इसी को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाकर, तो बोलोगे सर h, देखो ये पूरा इक्वेशन यहाँ चला जाएगा, पूरा गुना होके यहाँ, तो x इंटू 4h क्या हो जाएगा, 4xh हो जाएगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3h स्क्वायर हो जाएगा। ये पक्का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम बोलेंगे सर देखो x स्क्वायर को उधर भेजा तो x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ इसको भी उधर भेजा तो माइनस 4xh, और ये हमारा कितना आ गया, 3 यहाँ पर h स्क्वायर आ गया। ये बराबर है किसके, 0 के। x स्क्वायर माइनस का 4xh प्लस 3h स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। अब ये आपका एक इक्वेशन बहुत शानदार बन चुका है, इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए और गुना करने पर 3 आ जाए। तो -3 और -1, यानी यहाँ बोलेंगे सर x स्क्वायर माइनस 3xh माइनस XH और प्लस कितना हो जाएगा, 3h स्क्वायर बराबर कितने के, तो 0 के। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों में से x कॉमन लेते हो तो x इंटू एक्स माइनस 3h हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस x कॉमन लेते हो, या यहाँ से अगर मान लो आप h कॉमन लेते हो, ठीक है, माइनस h कॉमन लेते हो, तो बोलोगे x माइनस 3h हो जाएगा यहाँ पर भी, बराबर कितने के, 0 के। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस h
और एक हो जाएगा x माइनस 3h बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यानी x की वैल्यू या तो h हो जाएगी, यहाँ से साफ दिख रहा है, या फिर x की वैल्यू 3h हो जाएगी। इसमें से कोई भी मान हो सकता है। x का मान या तो h हो सकता है या x का मान 3h हो सकता है। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x का मान अगर हम h लेते हैं, अगर ये मान मान लो h लेते हैं, अगर ये मान h है तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, बोलो। ठीक है, तो बोला गया है सवाल में, यहाँ पर बोला गया है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम शॉर्टर। ठीक है, ये छोटा वाला पोस्ट है, तो छोटा वाला पोस्ट का हाइट कितना है, x है, और उसके बाद बोला गया है कि रेशियो बताना है छोटे वाले पोस्ट से और फिर उसके बाद बड़े वाले पोस्ट से, यानी 4h माइनस एक्स। आप x के जगह पर एक पल के लिए h को रखो, तो x के जगह पर h रखोगे तो ये 4h में से h चला जाएगा, 3h हो जाएगा, तो जो रेशियो है वो कितने का आ जाएगा, 1/3। कितना आ जाएगा रेशियो, 1/3। तो बोलोगे सर छोटे वाले हाइट से जो हाइट जाएगी वो, सॉरी, ठीक है, x के जगह पर अगर हम 3h रखते हैं तो ये रेशियो हमें मिला नहीं, 1/3 हमारे ऑप्शन में मिला नहीं। अगर 1/3 हमारे ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर x का मान 3h ले लो, x का मान कितना ले लो, 3h ले लो। तो बोलोगे सर 4h में से 3h चला जाएगा तो h आ जाएगा, तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3/1। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बढ़िया जो सवाल लगा वो मुझे यही लगा कि एक व्यक्ति जिसकी हाइट है h, उसका 2 गुना एक पोस्ट है, उसका 4 गुना दूसरा पोस्ट है, साथ में यहाँ पर जो है जब इनके बीच में 90 का कोण बनता है। ठीक, यहाँ से जो है ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ से 90 माइनस थीटा बनाएगा। अगर ये दूरी x की है तो ये दूरी 4h माइनस x की हो जाएगी। पहले इसमें tan थीटा लगाएंगे, फिर इसमें tan थीटा लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगा। x के 2 मान संभव है, x का मान h हो जाएगा और x का मान 3h हो जाएगा। जब h रख कर रेशियो निकाला तो वो रेशियो ऑप्शन में मौजूद नहीं था, इस वजह से अब x की वैल्यू 3h ली हमने, यानी x की वैल्यू 3h और 4h में से 3h गया, h से h खत्म, रेशियो कितने का आ गया, 3:1। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो 3:1 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये सारे के सारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर, एक और दमदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये आपका पूरा का पूरा मेंस के लिए तो काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये सवाल को हम एक बार देखें, तो बोला गया एक हाइड्रोजन फिल्ड बैलून है, कितने की रफ्तार से जा रहा है, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 10 यहाँ पर ये डिग्री नहीं होगा, ये थोड़ा सा बदल दो, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है टाइपिस्ट से हमारे, ये 10th डिग्री और ये 15th डिग्री नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम इनको देंगे तो बोलेंगे 10th मिनट। ठीक है, 10th and 15th मिनट क्या बोलेंगे, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट 10th and 15th मिनट वर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। विंड का जो स्पीड है ना ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट पूछा गया है। अब बोलोगे सर ये सवाल जो है ये बाकियों से डिफरेंट क्यों है, तो ये सवाल बाकियों से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बैलून है ना वो असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस साथ में ऊपर की तरफ जा भी रहा है और हवा का झोंका इसको एकदम ऐसे भी कर रहा है। तो आपने देखा कि देखो जैसे चिड़िया वाला केस था, अगर चिड़िया उड़कर यहाँ से इधर की तरफ जाती तो वो हॉरिजॉन्टली जा रही थी। बलून वाला केस देखा तो बलून वाले केस में क्या था कि बलून अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर ये ड्रिफ्टेड बाय विंड शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो ड्रिफ्टेड बाय विंड का मतलब क्या होता है कि बलून सीधा जाना तो चाहता है लेकिन हवा उसको इधर की तरफ ढकेलती है, इस वजह से बलून जो है वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है, बलून हमेशा ऊपर आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसको हवा धक्का देते रहेगी, ऐसे कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाते रहेगी हवा ना, तो वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा की तरफ भागेगा। तो ये वाला क्वेश्चन वही है। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर एक हाइड्रोजन फील्ड बैलून हवा में ऊपर की तरफ जा रहा है 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसको हवा ने ढकेल दिया और एंगल ऑफ एलिवेशन एट यहाँ पर, जैसे मानिए आप जब यहाँ से देख रहे थे तो आपने देखा कि यार 10 मिनट के बाद जो है ना बैलून, देखो बोला गया एट द एंड ऑफ 10th मिनट एंड 15th मिनट, तो 10 मिनट के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मिनट हो गए। ठीक है,
तो 10 मिनट के बाद जो है वो बलून यहाँ पे था। अब उसके बाद क्या होगा, ये हवा के झोंके की तरफ से ऐसे जाना शुरू करेगा। तो 15 मिनट के बाद, आप ऐसे भी कह सकते हो या गोली मारो, आप ऐसे बोलोगे कि सर देखो ये बलून जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 10 मिनट के बाद ये बलून यहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हवा की वजह से थोड़ा सा ये दूर भागेगा, हवा की वजह से थोड़ा सा दूर भागेगा, और अभी 15 मिनट हो चुका है और ये बलून कहाँ है, तो यहाँ मौजूद है। ठीक, आपसे यही बात बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो बोला गया देखो, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट 10th and 15th मिनट वर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। बढ़िया सवाल बन जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 60 डिग्री और 15 डिग्री। मानो हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ये पहले बलून हमने देखा, तो बलून को 10वें मिनट पर देखा, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना, तो बोलोगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना है एट द एंड ऑफ 10th मिनट। 10th मिनट में कितने का बना है, तो 60 डिग्री का बना है। ठीक है, और फिर 15वें मिनट पे 45 का बना है। यहाँ पर एक बार जो है सवाल को एक बार देखने दो, वेरीफाई करने दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन जनरली किसी से हिलता विलता नहीं है। हाँ जी, एक बार सवाल को आप लोग पढ़िए, दोबारा से पढ़िए एक बार आप लोग। मैं सवाल को चेक कर रहा हूँ एक बार, इसीलिए तब से कह रहा हूँ शांति बना के रखो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज के क्लास में करवा रहा हूँ, सारे छोड़ रखे थे मैंने, बढ़िया क्वेश्चंस की तसल्ली से आप लोगों को करवाऊंगा। देखो एक बार सवाल आप लोग पहले। और जब ऐसे सवाल करवा रहा हूँ तो फिर आके पता है क्या पूछते हो, सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सर ये पढ़ा दीजिए। अरे ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, मुझे दिख गया 2017 का मेंस का क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपसे। देखिए इसका फिगर जो है ना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और फिर उसके बाद ये बलून यहाँ पर गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ इसका उन्नयन कोण यहाँ से ऐसे है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण ऐसे है, और फिर उसके बाद यहाँ ये सब के सब एक ही लाइन में मौजूद है, मान लो ऐसे। फिगर टेढ़ा बन गया ना। देखिए सवाल आप लोग, सवाल में आपको क्या कहा है, सवाल में आपको कहा है कि देखिए जब बलून आपका यहाँ पर होता है तो आप कितने का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री का। फिर ये बलून जो है अपना हवा में उड़ते रहता है, एकदम टेढ़ा ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, बलून उड़ते रहा उड़ते रहा उड़ते रहा। समझिएगा मैंने क्या कहा था कि बलून अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे, हॉरिजेंटली जाएगा तो ऐसे, लेकिन जब हवा के झोंके से जाएगा तो वो टेढ़ा जाएगा। तो वही बात है कि बलून को यहाँ से हमने छोड़ा, 10 मिनट के बाद वो बलून यहाँ पर मौजूद था। कितने मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद ये बलून यहाँ मौजूद था, 16 मिनट के बाद कहीं और होगा, 17 मिनट के बाद कहीं और होगा, 18 मिनट के बाद कहीं और होगा। ऐसे ही इसका सीक्वेंस जो है वो आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वही बात कहा गया है कि 10 मिनट के बाद बलून जो है वो आपका यहाँ पर मौजूद था और 15 मिनट के बाद जो बलून है वो आपका यहाँ पर मौजूद है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जाने में कितना मिनट लगा है, 5 मिनट लगा है। ये हमारे काम का पहला इंफॉर्मेशन है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 10वें डिग्री पर। जब वो 10 मिनट की बात करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, और जब 15 मिनट की बात करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था। कितना था मेरे भाई, तो यहाँ बोला गया है 45 था। समझिएगा मेरी बात को। फिर उसके बाद कहा गया है द विंड स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट। ये आखिरी के 5 मिनट में हवा की जो रफ्तार है ना वो क्या थी, हमें वो बताना है। अब मैंने कहा ये बलून यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मिनट में पहुँचा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 मिनट में पहुँचा है। हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो कंस्ट्रक्शन हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे कि भैया जो है ये बलून हमारे पहुँचे हैं तो असल में इनका मामला क्या है। तो आप बोलोगे ठीक है सर हम लोग पता कर लेते हैं क्या दिक्कत की बात है। यानी ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हमें दूरी पता चल जाए तो हमें वहाँ का समय भी पता है कि कितना मिनट लगना है, तो 5 मिनट लगना है।
ठीक है। हाँ, स्पीड गलत लिखा है तो ये समझ जाओ ना, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये समझ जाओ। तो हमसे बोला गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में आपको जो समय लगा है वो 5 मिनट लगा है। तो बोला गया है रफ्तार बताओ। अब आपको भी पता है कि स्पीड बताने के लिए किन किन चीज़ों का पता होना जरूरी है, डिस्टेंस और टाइम। और हमें यहाँ पर क्या पता है, तो यहाँ पर हमें टाइम पता है, बस हमें क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। अब समझिएगा यहाँ पर छोटी सी बात को। बोला गया एक हाइड्रोजन फील्ड बलून है, 19 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने जा रहा है स्पीड, तो 19 किलोमीटर। तो सबसे पहली बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जाने में कितना समय लगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको 10 मिनट लगा। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 10 मिनट में उसने दूरी कितनी ट्रैवल की होगी। आप पहले मुझे ये बताओ कि 10 मिनट में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो कितना किया है। तो आप बोलोगे सर 10 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दूरी उसने ट्रैवल की है वो कितना, ये जो हाइट कितना ऊपर गया है 10 मिनट में वो कितना ऊपर गया है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 10 मिनट में ये जो दूरी तय हुई है ये कितनी हुई है। यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड आपका कितना है, तो बोलोगे सर स्पीड मेरा 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितने की बात हो रही है, 10 मिनट की। 10 मिनट को घंटे में बदलोगे तो बोलोगे सर 19/6। यानी ये जो हाइट है ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 19/6 किलोमीटर वो गया है। कितना गया है, 19/6। यानी 10 मिनट में बलून यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर जितने हाइट पर है वो कितने हाइट पर है, तो सर 19/6 हाइट पर है। ठीक है, समस्या की बात आई कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा 15 मिनट में वो कितने हाइट पर गया ये बताओ पहले। तो सेम वापस से आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी हमारा स्पीड 19 का है और समय की बात कर रहे हो 15/60, यानी आ जाएगा तो 19/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 19/4 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। तो क्या हमें ये वाली हाइट पता चल जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ। ये पूरा टोटल हाइट 19/4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 19/6 है। तो क्या हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट पता चल जाएगी, तो बोलोगे हाँ। कितना हो जाएगा, 19/4 में से आप 19 बटे कितना घटा दो, 6 घटा दो। 19 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो बोलोगे सर 1/4 में से 1/6 घटाना है। यानी 19 को कॉमन लोगे तो बोलोगे सर 6 - 4 अपॉन कितना हो जाएगा 24। 19 इंटू आपका आ जाएगा 2/24 यानी 1/12। तो बोलोगे सर ये जो हाइट है 19 बटे कितना है, 12 है। 19 बटे कितना है, 12 है। समझ में आ गया बात। 19/4 में से 19/6 को हमने घटा दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट आई है वो कितनी आ गई है, तो बोलोगे सर 19/12 आ गई है। कितनी आ गई है, तो 19/12 आ गई है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं भी थी, इसको एक पल के लिए अभी रहने देते हैं, हटाओ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं भी थी, अगर हम चाहें तो इसको नहीं भी कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है ये वाला कोण कितने का बनना है। ठीक, मैंने क्या किया, 10 मिनट में बलून कितना ऊपर गया था वो पता लगा लिया, 15 मिनट में बलून कितना ऊपर गया था वो पता लगा लिया। शुरू में जो कोण बन रहा था वो कितने का बन रहा था, 60 का। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है। अब ज़रा आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करिए तो बोलेंगे सर एंगल हमारा 60 का है और ये हाइट हमने निकाली है कितने की है, तो 19/6 की है। तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी, तो बोलोगे हाँ सर। कैसे आएगी, तो बोलोगे सर देखो ये √3 का मान आपको इतना दे रखा है और ये 1 यूनिट होता है। तो √3 का मान अगर दे रखा है तो 1 का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको √3 से भाग करेंगे। इसको क्या करेंगे, √3 से भाग करेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है आ जाएगा 19/6 और √3 से भाग करोगे तो ये मान इतना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में 18 किलोमीटर दिया गया, 18 दिया गया तब तो काम और आसान हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 18 है कि 19 है। अच्छा, एक बार इंग्लिश जो है इसकी गलत है, इंग्लिश की जो है ना यहाँ गलत है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो। 19 नहीं दिया होगा, असल में इसका मान जो है ये कितना दिया है, 18 दिया है। काम की बात पहले नहीं बोलोगे, काम की बात बाद में बोलोगे। तो जहाँ जहाँ 19 लिखा है वहाँ वहाँ 18 लिख दो, बात खत्म। जहाँ जहाँ पर 19 लिखा है वहाँ वहाँ 18 लिख दो, हो गया। ठीक है, अगर तुम्हारी रफ्तार जो है वो इतनी दे रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 18 लिख लो। क्या परेशानी है, कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ किसी भी बच्चे को।
बोलेगा नहीं सर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये हाइट पता किया, इस हाइट से मैंने इस बेस को पता किया। अब उसी तरीके से मैंने ये हाइट पता कर लिया 18/4, और इस हाइट से मैं इस बेस को पता करूँगा। यहाँ कोण कितने का बन रहा है? 45 का। अब हमको ये बात पता है कि 45 डिग्री पर जो परपेंडिकुलर होता है वहीं पूरा बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर अगर 18/4 है तो ये पूरा बेस भी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर पूरा का पूरा बेस 18/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात आ गई? मैंने आपसे बच्चे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों की आवश्यकता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 मिनट लगे, अगर ये दूरी हमें पता हो जाए कि ये दूरी कितनी है तो क्या हम रफ्तार निकाल पाएंगे? तो बस टाइम पता है 5 मिनट और डिस्टेंस भी निकाल दिया। ये डिस्टेंस हमारा 18/6√3 और ये पूरा डिस्टेंस हमारा 18/4। तो इस डिस्टेंस में से हम इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली दूरी पता चल जाएगी? तो बोलोगे हाँ सर पता चल जाएगा, हाँ सर पता चल जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, आप इसको काटोगे ना तो आप यहीं पर काट सकते हो। 18/6 को आप क्या लिख सकते हो? 18/6 को आप यहीं पर लिख लो। कितना लिख लो? तो बोलोगे सर 3 किलोमीटर हो जाएगा। और 18 को 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 4.5 हो जाएगा, 18/4। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर 18 को 4 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 18 को 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 18 को 6 से काटोगे, देखो यहाँ पर थोड़ा कट्टम कुटाई कर लो। 6 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा, और इससे इसको काटोगे तो तुम्हारा ये √3 बार में जाएगा। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस वैल्यू को निकाल दो। दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, परेशान मत होना। ये जो भी दिया गया होता है उसको √3 से भाग करना होता है, यानी √3। पूरा डिस्टेंस 4.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितने का है? तो बोलोगे √3 है, यानी ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4.5 में से इसको घटा दो, यानी डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? तो 4.5 माइनस कितना हो जाएगा? √3। 4.5 माइनस कितना हो जाएगा? √3। अब हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और बट्टे में क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम हमारा मिनट में है, और मिनट को जो है हम किस में बदलेंगे? घंटे में। क्यों बदलेंगे मिनट को घंटे में? क्योंकि स्पीड जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया, बोला गया ना द विंड स्पीड इन ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट। तो स्पीड बराबर ये डिस्टेंस, और अपॉन टाइम कितना है? 5 मिनट है। घंटे में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? तो घंटे में बदलने के लिए इसको भाग करेंगे। किससे मेरे भाई भाग करेंगे? तो यहाँ पर जो है 60 से भाग करेंगे, यानी यहाँ 60 का गुना लगेगा। तो 5 से काटोगे तो 12 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है 4.5 में से √3 को घटाना। तो यहाँ ज़रा घटाना एक बार, तो बोलोगे सर 4.5 में से √3 का मान 1.73 होता है। ठीक है, तो 4.50 में से 1.73 को घटा लो। 10 से 3 गया 7 आ जाएगा, 14 से 7 गया 7 आ जाएगा, 3 से गया यानी 2.77। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2.77 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2.77 का कितना गुना करना है? 12 गुना करना है। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा देखो 12 का 2 गुना 24, 24 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, 33 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। 33 जो होगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 33 के करीब में जाएगा, ये 33 के करीब में आपका ये आंसर जाएगा। दोबारा से मैं ये सवाल समझा देता हूँ, दोबारा से इस सवाल को आप सभी समझ लीजिए। क्या है कि यहाँ से एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा है और वापस से यहाँ से बलून जा रहा है। तो 10 मिनट में यहाँ से लेकर ये इस जंक्शन पर पहुँचा है, और 15 मिनट में यहाँ से लेकर ये इस जंक्शन पर पहुँचा है। ये 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच चुका, 15 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच चुका। तो 10 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की है? तो 10 मिनट में इसने जो दूरी तय की है वो कैसे पता चलेगा? तो स्पीड बराबर होता है किसके? डिस्टेंस इनटू टाइम के। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है ना। अब मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है कि ये वाला डिस्टेंस कितने का है। तो डिस्टेंस बराबर हमारा स्पीड था 18 और टाइम कितना लगा? 10 मिनट। तो इसको मैंने 10/60 से भाग कर दिया। ठीक, तो हमारा आ गया भैया कि ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर भागा है।
उसी तरीके से ये डिस्टेंस 15 मिनट में कितना भागा, तो डिस्टेंस बराबर 18 इंटू 15/60 किया तो 4.5 किलोमीटर आ गया। तो भाई ये 3 किलोमीटर है और ये 4.5 किलोमीटर है। आप ऐसे कह सकते हो कि इतना किलोमीटर ऊंचा यहाँ था, इतना किलोमीटर ऊंचा यहाँ था। अब हम आगे उसके ट्रायंगल पे, उसके बेस मान पे, जब हम इस ट्रायंगल में गए तो हमने देखा कि कोण हमारा कितने का बन रहा है, 60 का। 60 का कहानी ये होता है ना कि यहाँ जो भी हाइट दिया गया है उससे अगर बेस निकालना है तो इसको √3 से भाग कर दो, क्योंकि ये रेशियो कितने का रहता है, 1 और √3 का। 1 का मान दे रखा था, √3 का मान निकालना था, तो इसको हमने √3 से भाग कर दिया। तो √3 को √3 से भाग करोगे तो √3 आ जाएगा। उसी तरीके से अब दूसरे वाले ट्रायंगल में 45 का मान दिया है। 45 ये कहता है जितना मेरा हाइट उतना ही मेरा बेस। मेरा हाइट अगर 4.5 किलोमीटर है तो मेरा बेस भी 4.5 किलोमीटर होगा। ये पूरा 4.5, ये जनाब √3, तो ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। 4.5 में से इतना घटाओगे तो ये डिस्टेंस हो गया इतने के करीब में। ठीक है, अब ये डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, तो स्पीड निकाल देंगे तो बोलेंगे हाँ सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इतना लगा, टाइम 5 मिनट, घंटे में बदला, आंसर आ गया किसके करीब में, 33 की करीब में। शिव कुमार कहते हैं बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम से क्यों हटा दी है। बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम रहेगी, परेशान मत हो। जितने भी पुराने बैचेस हैं सबकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और लाइफ टाइम ही रहेगी। बाकी जो नए बैचेस आ रहे हैं उनमें जो वैलिडिटी हम 2 साल का कह रहे हैं तो हम 2 साल का ही देंगे। अगर आपसे जो वादा किया है वही वादा होगा, कभी ऐसा होगा नहीं कि हाँ वादे से कोई यहाँ मुकर जाए। ठीक, अब आ जाइए हाइट एंड डिस्टेंस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। सवाल में यहाँ पर क्या बोला है, बोला है यहाँ पर 80 नंबर में कि एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हॉरिजेंटली, कितने के हाइट पे, 18 किलोमीटर ग्राउंड से ऊपर में। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट x इज 60 डिग्री और 20 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। अगर पॉइंट x जो है वो ग्राउंड पर है तो स्पीड क्या होगा। हलवा क्वेश्चन है ये, सवाल हलवा है, ये आप बना सकते हैं, इसमें मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो देखो जो टफ क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जो शीट में 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं वो इसीलिए छोड़े हैं ताकि वो हलवा क्वेश्चन है ये कर लोगे। ये वही चिड़िया वाला क्वेश्चन है, उसी के एग्जाम्पल पर ये सेट है और ये जो है आप इसको कर पाओगे। शशि कुमार कहते हैं सर मेंस में ऐसे 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे तो सारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। देखो कुछ सवाल छोड़ने के होते हैं। मैं आप लोगों का जो ये है ना, एक तरीके से आप ये कह लो कि जितना मैं आपको करवा रहा हूँ आप लोगों के बैच में, मैंने क्या कहा है शुरू से कि मैं आपको प्री और मेंस दोनों लेवल का करवा रहा हूँ। जितना स्टूडेंट अगर जो मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ लेता है, जो मेरे पढ़ाए सभी चीज़ों को कर लेता है, उसको बाहर से एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को तो समझिए। लोग मैंने क्या कहा 20-25 क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस को निपटा देते हैं। ठीक है, कुछ के शीट में मिलेगा तो सिर्फ टफ क्वेश्चन, कुछ के शीट में मिलेगा तो आसान क्वेश्चन। मैंने है ना आपको 0 लेवल से उठाया है। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो पहली क्लास में मैंने आपको तो ये सिर्फ करवाया 12-12, 15-15 एग्जाम्पल कि ये मान 30 डिग्री है, ये मान यहाँ पर ऐसे समझ लो 100 मीटर है तो ये वैल्यू कितनी होगी। इस तरीके से करके पहले मैंने आपको सिंगल केस पढ़ाया, फिर मैंने आपको डबल केस पढ़ाया, फिर डबल में भी कई सारे केसेस पढ़ाया। बच्चे परेशान होते हैं जब तक मैं कोई टॉपिक नहीं कराता हूँ ना, इतना सारा कमेंट लिख देते हैं, इतना सारा कमेंट लिखेंगे आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया। ठीक है भाई, मैं गोवा की छुट्टियों पर नहीं घूम रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको इतना मुझे कराना पड़ा है ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगी है। एक रात में बैठकर क्वेश्चन फाइनलाइज नहीं होते हैं। आप कभी भी मेरा कंटेंट देखना, कभी भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है। मेरे खुद के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे खुद के आइडियाज़ होते हैं, मेरे खुद के टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ कैटेगरी डिवाइड किया है ना, बड़े बड़े ऑथर जैसे पियर्सन हो गया, अरिहंत हो गया, ये जितने भी पब्लिकेशन वाले हैं ना, इनकी औकात नहीं है यहाँ पर कि उस तरीके से उन क्वेश्चंस को सेट कर सकें। मैं आपको इस तरीके से ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता हो ना, महीने महीने एक एक चैप्टर पर काम करते हैं, तब जाकर वो चैप्टर का एक प्रॉपर सीक्वेंस बनता है। डीआई के लिए आप लोग इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे, अब डीआई का भी काम खतरनाक लेवल पर हुआ है। अब कल से जब डीआई पढ़ाना शुरू करूंगा तो देखना लगेगा कि आप डीआई सीख रहे हो। जिस दिन आप लोगों की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डालनी शुरू कर दी ना मेरे भाई, लाखों लाखों के व्यूज़ आएंगे। आप लोगों को ये बात पता भी नहीं है। सिर्फ एक परसेंटेज की वीडियो डाली है, 5.5 लाख व्यूज़ गए हैं। सोचो, उतने लोग मेरे फ्री कंटेंट के लिए एकदम कायल हैं कि सर ये वीडियोस हमें फ्री में दे दीजिए यूट्यूब पर, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल रही है। अब मुझे पता है हाइट एंड डिस्टेंस का अगर मैं इसको कंपाइल करवा के यूट्यूब पर डाल दूं, कई लाख व्यूज़ आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ऐसा किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा किसी का ना ही कंटेंट है, ना ऐसा किसी तरीके से 80-80 क्वेश्चंस किसी ने अपने पेड बैचेस में कराए हैं, और स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक पे।
तो इसीलिए जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बकायदा करो, भटको मत, कोई दूसरी किताब मत लगाओ, जितना दे दिया इसी को प्रिंट आउट कराओ और बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो। इसका नोट्स मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक, परेशान नहीं होना है। कल से डीआई स्टार्ट होगा, डीआई जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पढ़ते रहो बढ़िया से। बाकी कल डाटा इंटरप्रिटेशन के सभी कंसेप्ट को हम धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे और डीआई भी पढ़ेंगे। फिर जब डीआई पढ़ाएंगे तो ये मत बोलना सर वो पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, तसल्ली से पढ़ लेना पहले, ठीक है। पूरे इंडिया में है ना ऐसा बीटेबल कंटेंट, मैं कह रहा हूँ मिल जाए तो मुझे बता देना। पूरे भारत में किसी भी एजुकेटर, कोई भी बड़ी कंपनी का कोई भी टॉप नॉच एजुकेटर हो ना, जिसने हाइट एंड डिस्टेंस को यहाँ से उठाकर यहाँ पर छोड़ा हो, मिल ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। आप पढ़ के देख लो, आप शीट निकाल के देख लो, किसी का मिला के देख लो, कोई किताब लगा के देख लो, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जहां पर एक ऐसी शीट जिसमें थ्योरी भी दी गई है, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और उसके ऊपर से देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कंटेंट और एक होता है उनका अप्रोच। कंटेंट आपको दिख गया, वो आपके हाथ में है, और अप्रोच आपने मुझसे पढ़कर इतने दिनों में देख लिया कि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में मैंने कहीं भी किसी भी ट्रायंगल का एबीसी नाम लेकर नहीं बनाया है, कहीं पर भी tan थीटा sin थीटा cos थीटा का प्रयोग ही नहीं किया है। रेशियो का मेरा अपना यूनिक तरीका है और उस रेशियो के अपने तरीकों को आपके अंदर ढाला है ताकि आप भी उस तरीकों को सीख पाए और सेकेंडों में सवालों को बना पाए। तो ये फायदा है, इसीलिए कह रहा हूं पढ़िए आराम से। आपका कोई भी दोस्त है ना जो आराम से यहाँ पर इस तरीके से पूरा कंटेंट पढ़ना चाहता है, जो अलग अलग जगह से पढ़ चुका है लेकिन उसको इतना नॉलेज नहीं मिला है, उसको मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच बताइए। उसको बताइए कि ये रिकॉर्डेड बैच की खासियत क्या है, किस तरीके से मैंने इसमें एक एक चैप्टर को पिरोया है। बड़ी मेहनत लगी है, कई महीने के काम करने के बाद तब एक एक चैप्टर यहाँ बना है, और ये ऐसा बना है ना कि अगर पर्टिकुलर किसी को ज्योमेट्री की भी दिक्कत है तो भी वो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेके वहां से पढ़ ले, मेंसुरेशन की दिक्कत है तो भी लेकर पढ़ ले। कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो, आप देखना हर चैप्टर अपने आप में एक यूनिक और बढ़िया कंटेंट जो है वो बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए आप लोग मन लगा के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए आप लोग, और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोगों का क्लास नोट्स मिल जाएगा। अब क्लास नोट्स के लिए मुझे परेशान मत करना कि सर क्लास नोट्स नहीं है, क्लास नोट्स नहीं है, नहीं है, मिल जाएगा आपको।